हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्वाई मंजू राघव। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आपके लिए डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो ये क्लास 8th के बच्चों के लिए वीडियो है और देख तो इसे सभी सकते हैं। 6th 7th 8th के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो आप इसे समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है उसका रिलेशन बताऊंगी। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी जिससे आप चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसे आप आसानी से कर सकें और कहीं भी आपको कोई परेशानी ना आए। उसके लिए क्या करना है, आपको बस मेरी वीडियो को शांत देखना है। ओके, तो हम स्टूडेंट अब आपके सामने है यहाँ पर डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो का मतलब होता है स्टूडेंट आपको इसके जो पॉइंट है वो क्लियर रूप से समझा देना। तो सबसे पहले जो इसमें आता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर से पहले हमें आना क्या चाहिए, तो इंट्रोडक्शन का मतलब है कि आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब पता होना चाहिए और प्रोपोर्शन का मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैंने उठा लिया यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसका स्टूडेंट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारा x/y इज इक्वल टू के हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। के कांस्टेंट होता है, तो इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज इक्वल टू x/y इज इक्वल टू के कांस्टेंट। के हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले इसमें जो हमें स्टूडेंट समझना होता है वो क्या समझना होता है, कोई दो वस्तु होती है तो उसमें अगर एक वस्तु की कीमत इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वस्तु की भी इंक्रीज ही होगी, तो अब हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अगर स्टूडेंट कि अगर एक वस्तु की हमारी कीमत गिर रही है तो दूसरी वस्तु की भी हमारी कीमत नीचे चली जाएगी। यानी अगर इंक्रीज हो रहा है तो दोनों वस्तुओं में इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो रहा है तो दोनों ही वस्तुओं में डिक्रीज होगा। तो उसका रिलेशन आपको किस तरह से समझना है, तो आप इसे पहले समझेंगे। तो उसे समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अभी मैंने कितना बताया था, सिर्फ फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट कि x/y इज इक्वल टू के कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले जो आप समझेंगे यहाँ से समझेंगे कि एक पेन है, उसकी कीमत है स्टूडेंट 5 रुपीज़। ठीक, अगर हमें 2 पेन खरीदूंगी तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, आप आसानी से बता सकते हैं, उसकी 10 रुपीज़ हो जाएगी। अगर मुझे 3 पेन खरीदने होंगे तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 15 रुपीज़। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक पेन की कीमत 5 रुपीज़। अब देखो यहाँ हमारा क्या डिक्रीज हुआ है, सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, एक पेन से यहाँ पे 2 पेन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ये। और यहाँ पे देखा जाए तो फिर अब यहाँ इस एरो को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इधर की तरफ हमारा डिक्रीज है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो इधर की तरफ भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कहने का मतलब है एक पेन की कीमत 5 रुपये, 2 पेन की कीमत 10 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। यानी 1 से 2 हुआ इंक्रीज, 5 से 10 क्या हुआ, इंक्रीज। तो दोनों चीज़ में हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब दोनों चीज़ एक साथ इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे जो हमारा इनके बीच जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x/y इज इक्वल टू के कांस्टेंट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब स्टूडेंट जब इस तरह से हो गया तो अब हम इनमें आपको जो के कांस्टेंट है वो किस तरह से समझाएं, तो के कांस्टेंट के लिए हम क्या समझाएंगे कि एक पेन की कीमत 5 रुपीज़ है। ठीक है, तो हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेशियो निकालने के क्या करोगे आप, 5/1 करेंगे तो इसका डिवाइड कर देंगे तो 5 आ गया स्टूडेंट। अब 10 में आप 2 के डिवाइड करेंगे तो तब भी हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अगर हम 15 में 3 का डिवाइड करेंगे तब भी हमारा 5। तो 5 क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा कांस्टेंट है। ऐसे सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तो उसे हमें इसी फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, x/y/k। अच्छा, अब स्टूडेंट हमने समझ लिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि दो वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो दूसरी की भी बढ़ेगी। ठीक है, अरे दोनों तरफ जो दोनों वस्तु है या तो एक साथ इंक्रीज होंगे या दोनों एक साथ डिक्रीज हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि कोई इंक्रीज हो जाए कोई डिक्रीज, ऐसा नहीं हो सकता। सीधा सा आपको समझना है कि दो वस्तुओं के बीच तुलना होगी, अगर या तो दोनों वस्तुओं में इंक्रीज होगा या दोनों वस्तुओं में एक साथ डिक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपके समझ में आ जाए तो आप फॉर्मूला लगाएंगे x/y के कांस्टेंट, जो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं या एग्जांपल्स होते हैं, वो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आपके लिए एग्जाम्पल लिया है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया आपके लिए कि यहाँ पर इस तरह से आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ बोतल फिल्ड, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ आवर्स। तो स्टूडेंट मेरे पास 840 बोतल्स हैं। ठीक है, और 840 बोतल को 6 घंटे लगते हैं कंप्लीट भरने में। यानी 840 बोतल को मैं कितने घंटे में कंप्लीट भर लेती हूँ, 6 आवर्स में उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट मुझे 5 घंटे में कितनी बोतल उसमें फिल करूँगी मैं पानी से, तो भाई 6 घंटे में 840 बोतल फिल हो रही हैं, तो 5 घंटे में तो 840 से कुछ कम ही बोतल फिल करूँगी। तो जब यहाँ 6
है तो यहाँ पे 840 है, 6 से यहाँ पे क्या 5 कम हुआ, तो इसका आंसर हम आइडिया से बताएं तो 840 से तो कम ही आएगा। तो इस तरह से जब दोनों में हमें रिलेशन पता चल गया तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के बीच में हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला वर्क करेगा। और उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम आपको इस तरह से रब बता रहे हैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट, लिख देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मैंने शॉर्ट में बना दिया है, ठीक है। आप इसकी पूरी स्पेलिंग लिख सकते हैं। डायरेक्ट D फॉर डायरेक्ट, P फॉर प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इक्वल टू एक्स अपन वाई के कांस्टेंट। अब स्टूडेंट एक को हम क्या मान सकते हैं, इसे x मान लीजिए, इसे आप y मान लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है x अपन y, तो 840 अपन 6 लिखा। फिर दूसरी कंडीशन भी तो यहाँ पे स्टूडेंट, तो x अपन क्या लिखेंगे आप 5 लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यानी x में 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो जब हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकालेंगे तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि 840 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट हम 6 से हम 840 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 140 बार कटेगा। अब 140 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700 आ गया। तो हमारी कितनी बोतल भर जाएंगे, 700 बोतल। तो जो आंसर निकल के आया हमारा वो कितना आया, 700 बोतल। तो अब स्टूडेंट फिर मैं आपको एक बार समझा सकती हूँ कि 840 बोतल फिल्ड होती हैं 6 आवर्स में, तो 5 आवर्स में तो कुछ कम ही होंगे 700। अब देखो यहाँ 840 आंसर है, यहाँ पर 700 है, यहाँ पर 6 है या 5 है, दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो दोनों की कंडीशन डिक्रीज की तो हमारा क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसमें फॉर्मूला वर्क कर गया और उसी के अकॉर्डिंग हमने सवाल को सॉल्व कर दिया। ओके, अब स्टूडेंट आपके सामने इन्वर्स प्रोपोर्शन समझाना है, तो आप इसको किस तरह से समझेंगे आप उसको देखिए। इन्वर्स प्रोपोर्शन यहाँ पे मैंने इसको आपको दिखा रही हूँ इसको। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है एक्स वाई इज इक्वल टू के कांस्टेंट। बस आपको इतना याद करना है, एक्स वाई इज इक्वल टू के कांस्टेंट। अब इसकी जो तुलना करते हैं हम दो वस्तुओं में होती है, कोई भी दो वस्तु हो सकती है या कोई दो चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हम उन दो के बीच में तुलना करेंगे। लेकिन इसमें जो रिलेशन होगा वो रिलेशन क्या होगा वो ज़रूर समझना, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन में हमको यही पता होना चाहिए कि कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और कौन सा हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि यहाँ पर जो टॉयज़ है हमारे पास 50 टॉयज़ हैं। कितने टॉयज़ है स्टूडेंट हमारे पास, 50 टॉयज़। अब वेरी गुड, अच्छा बॉयज़, और एक तरफ मैंने यहाँ पे बॉयज़ लिख दिया, एक तरफ मैंने यहाँ पे टॉयज़ लिख दिया, ठीक है। अगर ये जो 50 टॉयज़ है मुझको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 5 बॉयज़ में, अगर 5 बॉयज़ में मुझे 50 टॉयज़ को बांटना होगा तो मैं किस तरह से बांटूंगी कि 5 बॉयज़ को कितने मिलेंगे, 10 मिल जाएंगे भाई, है ना। 5 बॉय तो एक बॉय को 5 बॉय तो उनको कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, ठीक है। अगर मुझे 1 बॉय को ही देने हो सारे टॉयज़ तो कितने किस तरह से बढ़ जाएंगे, एक बॉय के पास 50 टॉयज़ आ जाएंगे। अगर मेरे पास 10 बॉयज़ हैं तो कितने आएंगे, एक स्टूडेंट के पास में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, ठीक है। अगर मेरे पास 2 बॉयज़ हैं तो उनमें जब 50 टॉयज़ को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो एक बॉयज़ पे कितने आएंगे, 25 आएंगे, 2 बॉयज़ पे कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो समझना है वो क्या समझना है कि 5 बॉयज़ को 10 टॉयज़ मिले, ठीक है। तो 5 बॉयज़ को यानी जब 5 बॉयज़ में 5 बॉयज़ हैं और उसमें हम 50 टॉयज़ को बांटेंगे तो एक बॉयज़ के हिस्से में कितने आएंगे, 10 आएंगे। तो 5 के में कितने हो गए, 50, ठीक है। तो अभी इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर एक ही बॉय और उसको ही बांट देना तो उसको कितने मिल जाएंगे, 50 मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मेरे पास 10 हैं बॉयज़ तो मैं कितने कितने दे दूँगी, हर एक बॉयज़ को 5 पकड़ा दूँगी, ठीक है। 10 पंजे 50 हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास 2 बॉयज़ हैं तो उसको मुझे जो 50 हैं उसको बांटने हैं तो कैसे करूँगी मैं, एक बॉयज़ को मैं 25 पकड़ा दूँगी और एक को 25, तो पूरे मेरे 50 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ठीक है, अब जो हम रिलेशन समझेंगे, देखो 5 बॉयज़ को 10 मिल रहे हैं, एक को कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। अब यहाँ देखो यहाँ से ये क्या कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इधर क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, यानी अगर इधर देखा जाए तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इधर देखा जाए तो क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यानी 5 से क्या एक कम हो गया, और इधर क्या है हमारा ये 10 से 50 क्या है हमारा डिक्रीज हो गया, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है। तो जब उल्टा सीधा रिलेशन आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा ये इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन आपके समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x इंटू वाई इज इक्वल टू के कांस्टेंट। तो अब आपने ये समझ लिया। अब मैं आपको एग्जाम्पल से इसको क्लियर करूँगी। अब मेरे पास जो एग्जाम्पल्स है 2, क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो इस तरह से समझिए कि नंबर ऑफ़ पर्सन एक तरफ लिखे हुए हैं मैंने और नंबर ऑफ़ डेज। तो मेरे पास 2 पर्सनस हैं,
वो किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। यानी 2 पर्सन किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 3 दिन में कर लेते हैं। 1 पर्सन उसको कितने में करेगा? भाई 1 पर्सन तो ज़्यादा दिन में करेगा, तो जो यहाँ पे आंसर आएगा वो 3 से क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। 3 से क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे 2 से क्या है? ये कम। तो क्या हो गया? इन्वर्स प्रोपोर्शन। और इन्वर्स प्रोपोर्शन होने पता चलने पे आप क्या लिख देंगे? x × y = k कांस्टेंट। ये आपने क्या लिख दिया? इसका फॉर्मूला लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब ये हमारा क्या है स्टूडेंट? इसे आप x मान सकते हैं, इसे आप क्या मान सकते हैं? y। ये आप लिखें ना, ये तो मैं से आपको समझा रही हूँ। तो फॉर्मूला ये x है तो 2 × 3 लिख लिया = फिर 1 × x लिख लिया। अब जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 2 × 3 में 1 का डिवाइड कर देंगे, तो इसको काटेंगे पीटेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 6। तो x = 6 आया, तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ गया? 6। यानी एक आदमी से हम काम कराएं तो उसे को कितने दिन लगेंगे? 6 डेज लगेंगे। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। अब एक क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है आपके लिए, जो उसे भी मुझे बताना है कि आप कैसे बताएंगे कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए अभी समझाती हूँ आपको, ओके। अब स्टूडेंट आपके सामने नेक्स्ट है 3rd एग्जाम्पल जो आपको समझना है। तो इसमें जो मैं आपको समझा रही हूँ, क्या समझा रही हूँ कि आपको अभी जो समझाया था, मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझा दिया और मैंने आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन भी समझा दिया। तो आपको एक चीज़ समझना है कि एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं कि कोई हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है। अब ट्रेन को जो ट्रेन के पास जब हम कुछ अपनी वैन वगैरह, जब ट्रेन में हम सफ़र करने जाते हैं तो अपनी एक गाड़ी भी लेके जाएंगे, कोई वैन वगैरह। तो एक कार से आप समझ सकते हैं कि एक कार को हमें कहीं पार्किंग करना है, यानी कार को हमें क्या करना है? पार्किंग करना है। तो आप अब समझेंगे, ठीक है। तो हम जब जहाँ पे हम पार्किंग करेंगे तो एक तरफ मैंने लिखा है पार्किंग टाइम और एक तरफ लिखा है मैंने पार्किंग चार्ज, ठीक है। आप इसको समझ सकते हैं। हमारे पास कार है और हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको जब उसे हम पार्किंग करेंगे तो पार्किंग टाइम है 4 आवर्स। तो 4 आवर्स का हमें 60 रुपीज़ देने पड़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 8 आवर्स अगर हम अपने कार को 8 आवर्स तक खड़ा करते हैं पार्किंग के लिए, तो हमें कितने रुपए देने होते हैं? 100 रुपीज़ देने होते हैं। अगर हम 12 आवर्स तक अपनी कार को खड़ा करेंगे तो पार्किंग में, तो हमें कितने? 140 रुपये देने होंगे। और 24 आवर्स के लिए हमें 180 रुपये देंगे। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि चेक कीजिए कि ये कंडीशन है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं, यानी यस या नो में आपको आंसर देना है। तो यस नो में स्टूडेंट आप तभी आंसर दे सकते हैं जब आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या है कि हमारे पास हम 1 आवर का निकालेंगे, 1 आवर का कितना कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। अगर सबका एक जैसा आ जाए तो ठीक है, हमारा कि जो हमारा जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा वो एक जैसा आ जाए, क्योंकि हम एक तरह से एक तरफ से और समझ लीजिए, यहाँ 4 आवर्स है, यहाँ 60 रुपीज़ है, यहाँ 8 आवर्स है, यहाँ 100 रुपीज़ है। तो यहाँ इधर की तरफ हमारी जो हर चीज़ बढ़ रही है यानी इंक्रीज हो रही है, तो इधर भी हमारी क्या इंक्रीज ही हो रही है। 2 वस्तुओं में तुलना है, यहाँ पे सारा क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो इधर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो कहने पे तो देखने पे तो हमको लग रहा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या हमें करना है? 1 आवर की हम प्राइस निकालेंगे। तो 1 आवर पार्किंग चार्ज, यानी 1 आवर में पार्किंग चार्ज क्या होगा, तो उसको हमने पार्किंग चार्ज को C1 से लिख लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 कंडीशन है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे कितनी कंडीशन है? ये 4 कंडीशन है, ठीक है। तो हमने C1 लिखा, तो जब 1 घंटे के हम निकालेंगे, 1 घंटे में हमें कितना चार्ज देना होगा, तो 60 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो हमें 1 घंटे के लिए 15 रुपये देने होंगे, क्योंकि 4 घंटे के हिसाब से 1 घंटे का 15 रुपये निकला। C2 फिर इसकी वैल्यू निकाली हमने। अगर 100 में हम 100 का 8 का डिवाइड कर देंगे तो 12.5। भाई हम अगर 1 घंटे का देखा जाए तो यहाँ पे 12.5 आ रहा है। ऐसे C3 में जो हमने निकाला है कि 140 में 12 का डिवाइड किया है तो यहाँ पे 11 रुपये 66 पैसे आ रहे हैं। C4 में हमने 180 में 24 का डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा था 7.5 रुपीज़ आ रहा था स्टूडेंट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो 1 घंटे के 15 रुपये आ रहे हैं, यहाँ पे 1 घंटे के 12 रुपये 50 पैसे आ रहे हैं, यहाँ पर 1 घंटे के 11 रुपये 66 पैसे आ रहे हैं, यहाँ पे 1 घंटे के 7 रुपये 52 आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या एक जैसी वो इसकी जो रुपीज़ है वो एक जैसे आ रहे हैं? नहीं आ रहे। जब एक जैसे नहीं आ रहे यानी C1 C2 C3 C4 में जो रिलेशन है वो कैसा है? एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पे ये नॉट। तो आप कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कंडीशन में नहीं है। ओके, आपको समझ में आया होगा।
अब स्टूडेंट आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बताती हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन दो वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी हमारी क्या डिक्रीज होगी, तभी हम बता सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और एक क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है, इंक्रीज प्रोपोर्शन। इंक्रीज प्रोपोर्शन के लिए क्या पता चलेगा आपको, अगर एक वस्तु हमारी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी हमारी डिक्रीज होगी, अगर पहली डिक्रीज हो रही है तो दूसरी हमारी इंक्रीज होगी, और पहली इंक्रीज हो रही है तो दूसरी हमारी डिक्रीज होगी। इससे आपको पता चलेगा ये इंक्रीज प्रोपोर्शन है। तो उसके फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है x अपॉन वाई इजकल टू के कॉस्टेंट, और इन्वर्स का फॉर्मूला है x इंटू वाई के कॉस्टेंट। ओके स्टूडेंट, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके बाय।